बाबू, जो एसीसीएल और एनटीपीसी के लिए आज रात ही हमने पार्ट 14 भी शूट किया है। ये पार्ट 15 है और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहेगी जो आप लोग को शायद कंफ्यूज करता, उसको हम बहुत बारीकी से अब बहुत छोटे रूप में बता देंगे जो आपके काम भर का होगा। स्कैम्प शैल अप्लाई टू, स्कैम्प जो होता है स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ये किसके लिए है? ओपन कास्ट के लिए है, अंडरग्राउंड के लिए है कि दोनों के लिए? इस रेगुलेशन 123 में स्कैम्प दिया, वहां मैक्सिमम चीजें अंडरग्राउंड के लिए दिया है। तो बच्चा लोग सोचता है कि ये स्कैम्प जो है सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए, ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। मैं 2 साल मैनेजर रहा हूं। इस रेगुलेशन 123 और रेगुलेशन 106 के तहत मैंने साइंटिफिक स्टडी करवाया हूं ओपन कास्ट के लिए, ठीक है। रेगुलेशन 106 का सब रेगुलेशन 2 और 3 को देखिएगा। 2 में ओनर एंड एजेंट है, सब रेगुलेशन 3 106 में ओनर एजेंट एंड मैनेजर है, और रेगुलेशन 106 का सब रेगुलेशन 2 में ओनर एंड एजेंट है। उसमें क्या बोला? कुछ नहीं बोला बेटा, इतना बोला है कि यदि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग आपको स्टार्ट करना है तो आपको माइन के लिए, माइन के मेथड ऑफ वर्किंग के लिए, बेंच के लिए, डंप के, स्लोप के लिए साइंटिफिक स्टडी कराना है और स्लोप स्टेबिलिटी की मॉनिटरिंग भी करना है। और जो साइंटिफिक स्टडी आपने करवाया उसका कॉपी माइन ऑफिस में रखा जाएगा, ठीक है। ये बोला है 106 के सब रेगुलेशन 2 में। किसकी जिम्मेदारी है साइंटिफिक स्टडी करवाना? किसकी जिम्मेदारी? ओनर एंड एजेंट की। उसमें मैनेजर नहीं है। 106 का सब रेगुलेशन 2 देख लीजिएगा, उसके 106 का सब रेगुलेशन 3 को देखिएगा। उसमें लिखा है कि ये जो साइंटिफिक स्टडी करवाए, जो उससे रिकमेंडेशंस आया, उस रिकमेंडेशंस के अनुसार आपको माइंड की प्लानिंग डिजाइन करना, उसका पालन करवाना है। ये जिम्मेदारी होगी ओनर एजेंट एंड मैनेजर की, ठीक है। ये देखिएगा पार्ट 14 में भी हम इसको बेंच हाइट को जब बता रहे थे तो हल्का फुल्का बताए होंगे। तो ये जो स्कैम्प है जो रेगुलेशन 123 में, इसका मैक्सिमम पोर्शन अंडरग्राउंड के लिए, लेकिन ये स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान है। स्टाटा क्या सिर्फ ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में ही होता है? ओपन कास्ट में नहीं होता है। स्टाटा का मतलब क्या? रॉक्स, ठीक है। उसका कंट्रोल करना आपको, उस स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान आपको तैयार करना कि बेंच हाइट कैसा रहे, बेंच विड्थ कितना रहे, डंप कैसा बने, उसका स्लोप कितना रहना चाहिए, ताकि डंप स्लोप की डंप फेल्योर की संभावना कम हो जाए, बेंच फेल्योर की संभावना कम हो जाए। तो दिस इसके और जो सपोर्ट प्लान बनता है इसके तहत, वो इसका स्टडी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो स्कैम्प होता है, स्कैम्प शैल अप्लाई टू ओपन कास्ट एज वेल एज अंडरग्राउंड माइंस के लिए, ओपन कास्ट के लिए भी और अंडरग्राउंड के लिए भी। अब बहुत सारा बच्चा एकरा ही बूझता है, ऐसा नहीं है। ये क्लियर हुआ। और एक 100 रेगुलेशन 106 के ऊपर 2020 में सर्कुलर नंबर 2 और 3 भी आया हुआ है, ठीक है, कि साइंटिफिक स्टडी कराना, उसका मेथड क्या होगा, कैसे कराएंगे, कौन एजेंसी से करवाना, वो सब दिया है। सर्कुलर 2 और 3 आप 2020 मतलब 2020 वाले में यार, ठीक है। और ये सपोर्ट प्लान शैल अप्लाई टू, ये किसके लिए होगा? अरे ये सपोर्ट तो कहां लगाते हैं? सिर्फ अंडरग्राउंड में। तो सपोर्ट प्लान ओनली एप्लीकेबल टू अंडरग्राउंड माइंस। कहने का मतलब कि स्कैम्प जो है वो ओपन कास्ट पर भी लागू होता है, अंडरग्राउंड पे भी लागू होता है, और ये सपोर्ट प्लान जो है स्कैम्प का एक हिस्सा है, ठीक है। अभी इसको देखेंगे हम रेगुलेशन 123 को 3-4 लाइन में बढ़िया समझाऊंगा, समझ आए? थोड़ा इसको देख लो। एक फैक्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ डिजाइन ऑफ पीट, बेंच एंड डंप स्लोप, ओपन कास्ट का चीज है। ये भी कहां से लिया? ये डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2020, वहां से, कि आप जो पिट डिजाइन कर रहे हैं, माइन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो डिजाइन करना होगा पिट को, मतलब माइन को, या बेंच
या डंप का स्लोप जो होगा उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहना चाहिए, और उसमें भी दो केस दिए। एक केस दिया है फॉर परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप, जो परमानेंट नेचर का स्लोप है या बहुत लंबे समय तक उस स्लोप को बनाए रखना है, उस अवस्था में कितना रहेगा, एंड अदर केस में कितना रहेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ डिजाइन ऑफ पिट, बेंच एंड डंप स्लोप नॉट लेस देन 1.5 लिखो, 1.50 लिखो, एक ही बात होता है। ठीक है, 1.5 बोलो चाहे 1.50 बोलो, एक ही बात होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ डिजाइन ऑफ पिट, बेंच एंड डंप स्लोप नॉट लेस देन क्या लिखे, नॉट लेस देन 1.50। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी एग्जाम में आएगा, माइनिंग के एग्जाम में। ठीक, लेकिन ये 1.5 नॉट लेस देन 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब हुआ, पीट का या बेंच या डंप स्लोप का कब हुआ, इन केस ऑफ परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग स्लोप के केस में। अदर केस मतलब जो कि परमानेंट नेचर का नहीं है और जो लंबे समय तक स्लोप को नहीं रखना है मेंटेन करके, उस केस में 1.30 है। कितना है, 1.30 है। फॉर अदर केस मतलब जो परमानेंट नेचर का नहीं है, लंबे समय तक नहीं रखना है, तो उसको भी ऐसा नहीं कि एकदम बहुत कम कर देना, तो कितना रखना है उसको, 1.30 रखना है। तो ये तो हो गया। अब हम स्केम को देखते हैं। 6 लाइन में हम स्केम को समझा देंगे बेटा। कितने लाइन में, 6 लाइन में, जो आपके लिए जरूरत है। स्केम क्या है, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान क्या बोलता है, इसको पहली बात कौन बनाएगा, इसको बनवाएगा द ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल PFI। ये PFI सुने हैं जी कभी, कुछ नहीं बेटा, शॉर्ट में लिखा है प्रिपेयर, P से प्रिपेयर, F से फॉर्मुलेट, I से इंप्लीमेंट। द ओनर एजेंट एंड मैनेजर, एंड मैनेजर है, कहीं गलती से R बोल दिया तो देख लेना, 123 में R नहीं है। ठीक है, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल प्रिपेयर फॉर्मुलेट ये स्कैम बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। और ये जो स्कैम आप बनाइएगा वो किसके आधार पे होगा, साइंटिफिक स्टडी के आधार पे होगा। और इस साइंटिफिक स्टडी में क्या क्या चीज रहेगा, जियो टेक्निकल पैरामीटर्स या डाटा रहेंगे, आपका क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप माइंड का, कैसा डेवलपमेंट करना चाहते हो। डेवलपमेंट ओपन कास्ट का भी होता है और अंडरग्राउंड का भी डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट रहेगा अंडरग्राउंड के केस में डीप लिंक के बारे में बताना होगा। ठीक है, ये डाटा के आधार पर साइंटिफिक स्टडी किया जाएगा। क्या क्या बोला, जियो टेक्निकल पैरामीटर या जियो टेक्निकल डाटा। जियो टेक्निकल क्या होता है, बेंच का विड्थ कितने, सीम थिकनेस कितना है, उसका सीम का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कितनी गहराई में है, डेप्थ कितना पे है। ठीक है, जो कोल सीम के ऊपर का जो रॉक स्ट्राटा है, सुपर इनकम्बेंट स्ट्राटा बोलते हैं, उसका नेचर क्या है, वो सब जियो टेक्निकल पैरामीटर में आता है। वो जियो टेक्निकल पैरामीटर, मेथड ऑफ डेवलपमेंट, मेथड ऑफ डिप्लेनिंग, वहां लिखा होगा एक्सट्रैक्शन रिडक्शन ऑफ पिलर, मतलब वही हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल लिखा होगा मतलब डिप्लेनिंग। ये सब बात के आधार पर साइंटिफिक स्टडी किया जाएगा और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पर ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल प्रिपेयर फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट ये स्कैम। ठीक, इतना हुआ। नंबर 2, सबमिशन ऑफ स्कैम। अब मैंने साइंटिफिक स्टडी करवा लिया, साइंटिफिक स्टडी करवा के एक रिपोर्ट आ गया। अभी हम 106 का सबमिशन 2 बोला कि उसका कॉपी भी कहां रखना, माइन ऑफिस में रखना है अवेलेबल। ठीक है, तो उस आधार पे तो आपने बना लिया, आपने क्या बना लिया, एक स्कैम को बना लिया, एक मोटी ढांचा तैयार कर लिया कि ये चीज है, ये इतना रहेगा, ये इतना रहेगा, इतना रहेगा, ये तैयार कर लिया आपने। साइंटिफिक स्टडी में सब दिया रहता है। ठीक है, उसको पैसा देना पड़ता है, कोई जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है वो लोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो अपने स्कैम को बनाया, इसको अप्रूव्ड कराना होगा, इसलिए उसको अप्रूव्ड कराना है तो क्या करना होगा, सबमिशन करना होगा। तो सबमिशन ऑफ स्कैम, इसको स्कैम को क्या करना होगा, जमा करना होगा अप्रूवल के लिए। कौन करेगा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर
ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल सबमिट ये स्कैम टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। बस इतना बार लिख दो बेटा, पूरा लंबा चौड़ा लिखने के बजाय क्या बोला हमने, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल सबमिट ए कॉपी ऑफ द स्कैम टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। अब इनका पावर होता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन अल्टरेशन करना है तो करेंगे, और नहीं तो साइन करके वापस कर दिया, मतलब कि वो अप्रूव्ड हो गया। ठीक है। फार्मूलेशन ऑफ एसपी, एसपी मतलब सपोर्ट प्लान, फार्मूलेशन मतलब बनाना, फ्रेम करना। या जो हिंदी एकदम बच्चा लोग बुझता है तो लिख देना यहां पे फार्मूलेशन ऑफ एसपी, जहां मैं लिखा सपोर्ट प्लान बनाना। ठीक है, बनाना, फ्रेम करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, सपोर्ट प्लान बनाने की जिम्मेदारी भी ओनर एजेंट एंड मैनेजर की है। किसकी जिम्मेदारी है? ओनर एजेंट एंड मैनेजर। सेल्फ फ्रेम जानिए तो ऐसा लिख के रखना, सेल्फ फ्रेम ये सपोर्ट प्लान फॉर वर्किंग्स ऑफ द अंडरग्राउंड कोल माइंस। अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए उनके रूफ और साइड को सिक्योर करने के लिए, फॉर सिक्योरिंग द रूफ एंड साइड्स ऑफ द वर्किंग, ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल्फ फ्रेम ए सपोर्ट प्लान। मतलब सपोर्ट प्लान कौन बनाएगा? ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ठीक है, अब इस सपोर्ट प्लान किस आधार पे बनता है? बोल तो दिया तो आसान नहीं रहता है, बोलते रहे कि सपोर्ट प्लान ओनर एजेंट एंड मैनेजर बनाएगा। अरे भैया कौन आधार पे बनाएगा? इसके लिए कुछ पैरामीटर दिए। क्या है? लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, वहां पर फॉल्ट है, डाइक है, सील है, फलना है, ढिकना है, वो सब लोकल जियोलॉजिकल कंडीशंस में आ जाता है। हाँ, कोल का स्ट्रेंथ कितना है, ऊपर वाले रॉक का स्ट्रेंथ कैसा है, फ्लोर का हीविंग का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वो उसका स्ट्रेंथ क्या, ये सब लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन में हर माइन का अलग अलग रहेगा। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस, आपने यदि उसी माइन में या उसके अगल बगल के माइन में कहीं काम हुआ तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, रूप कैसा बिहेव करता है, सिस्टम ऑफ वर्क क्या है आपका, मतलब मेथड ऑफ वर्क। सिस्टम ऑफ वर्क मतलब मेथड ऑफ वर्क आप क्या लगा रहे हैं, लांगवाल लगा रहा है, बोर्ड एंड पिलर लगा रहा है, रूम एंड पिलर लगा रहा है। ठीक है, ये मेथड ऑफ वर्क हुआ। मैकेनाइजेशन या डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन, मतलब कितना आप मैकेनाइजेशन कर रहा है, कि मैनुअली कर रहा है या सेमी मैकेनाइजेशन कर रहा है, मैकेनाइजेशन हो गया। ये बातों के आधार पर आप सपोर्ट प्लान तैयार कीजिएगा। यदि कोई पूछ ले आपको कि सपोर्ट प्लान किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो क्या क्या बोला? लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन, पास्ट एक्सपीरियंस, मेथड ऑफ वर्क, ये जिसको सिस्टम ऑफ वर्क बोलते हैं, मैकेनाइजेशन। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखकर हम सपोर्ट प्लान बनाते हैं। उस सपोर्ट प्लान में रहता क्या है? उस सपोर्ट प्लान में क्या रहता है? एक मिनट, तो हम सपोर्ट प्लान की बात करें। सपोर्ट प्लान में क्या रहता है कि किस जगह लगाया जाएगा। रोडवे का सपोर्ट है, फेस का सपोर्ट है, गो पेज का सपोर्ट है, स्प्लिट का सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या हुआ? प्लेस आप वर्किंग, किस प्लेस के लिए आप सपोर्ट लगा रहे हैं। फिर टाइप एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, टाइप बोल्ट लगा रहे हैं, कॉग लगा रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रॉप लगा रहे हैं, या वो बड़का बड़का वाला जो लांगवाल में सपोर्ट लगता है, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, पावर सपोर्ट। ठीक, पावर सपोर्ट है, वो टाइप ऑफ सपोर्ट। उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? जैसे उस दिन हम वो डोम शेप का क्या बता रहे थे, बोल्ट के नीचे एक प्लेट लगता ना, कौन सा प्लेट बोलते हैं उसको? बियरिंग प्लेट। हाँ, वो बियरिंग प्लेट, तो उसका साइज क्या होगा? 150 mm बाय 150 mm इंटू 8 mm, ऐसा कुछ बताए होंगे, हमको नहीं मालूम, आप ही लोग बताए थे हमको। तो वाशर टाइप का रहेगा। फिर वो वाशर टाइप का प्लेट है, तो कितना लोड में वो ऐसा वाला जो था वो ऐसा हो जाए, ऐसा था ना डोम शेप में, ऐसा हो जाए, उसके लिए भी कुछ लोड बताए थे कि एट विच लोड ये फ्लैट हो जाए चाहिए। ठीक है, वो सब क्या हुआ? स्पेसिफिकेशन। बोल्ट का बताए तो बोल्ट का लेंथ कितना रहेगा, उसका भी पैरामीटर बताए कि गैलरी विड्थ का 1/3 रहेगा, या किसी भी केस में 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगा, उसका डायमीटर 22 mm रिब्ड बार रहेगा, ये सब बताए ना। ये क्या है? ये स्पेसिफिकेशन है। यदि हम पावर सपोर्ट लगाए तो उसका स्पेसिफिकेशन बताना होगा,
कॉग लगा रहे तो उसका स्पेसिफाई बता, तो टाइप एंड स्पेसिफाई सपोर्ट रहेगा सपोर्ट प्लान में, उसके साथ इंटरवल रहेगा कि दो सपोर्ट के बीच का दूरी, दो रो ऑफ सपोर्ट के बीच का दूरी, दिस आर इन सपोर्ट प्लान। तो फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्ट प्लान में हम क्या बोले, कुछ नहीं बोले बेटा, 2-3 लाइनें बोले। ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल फॉर्मुलेट ये सपोर्ट प्लान and which is based on 5 parameters: past experience, local geological condition, mechanization, method of work, ठीक है। And this support plan shall specify the place at which the support to be erected, type and specification of supports and their intervals, उनका इंटरवल क्या होगा, इतना ही रहेगा। सबमिशन ऑफ एसपी मतलब सपोर्ट प्लान को सबमिट करना है, कौन करेगा, अरे सब काम ओनर साहब करेंगे, नॉमिनेटेड ओनर कौन होता है बेटा, डीटी होता है, ठीक है, तो डीटी करेगा तोरा सपोर्ट प्लान। अरे माइन का मालिक कौन होता है, मैनेजर होता है, तो सबमिट कौन करेगा, द मैनेजर shall at least 30 days before the commencement of any operation shall submit a copy of the support plan to RIM रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को। कोई भी माइनिंग ऑपरेशन के चालू होने के 30 दिन पहले मैनेजर जो है रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को सपोर्ट प्लान की एक कॉपी जमा कर देंगे। जमा कर देंगे मतलब काहे के लिए, मजाक करने के लिए, वो अप्रूवल के लिए, ठीक है। हैंड ओवर कॉपीज ऑफ एसपी सपोर्ट प्लान की कॉपी किनको देंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, हम काम भर का बात बताएंगे। यदि कोई पूछ रहे सपोर्ट प्लान बनाना किसकी जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी ओनर एजेंट मैनेजर, सबमिट करने सपोर्ट प्लान को सबमिट करने किसकी जिम्मेदारी, मैनेजर की। कब करेगा, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन के चालू होने के 30 दिन, कम से कम 30 दिन पहले, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर। किसको करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, ठीक। हैंड ओवर कॉपीज ऑफ एसपी किसको मैंने हैंड ओवर कौन करेगा, मैनेजर करेगा। तो मैनेजर किनको इस सपोर्ट प्लान की कॉपी को देगा, किसको देगा, ऑल सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स कंसर्न। इसमें भी कहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लिख दिया है रेगुलेशन, इंक्लूडिंग असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। किनको देंगे, सबमिशन में कहा है भाई, ये ना हैंड ओवर कॉपीज ऑफ एसपी किसको बोले, ऑल सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स कंसर्न। सुपर भर लिख दो, समझ जाना, सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स, ऑल भी है बेटा, ऑल सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स कंसर्न इंक्लूडिंग असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अब ये कंसर्न का हम कई बार मीनिंग ट्रांसपोर्ट रूल, अभी ये सीसीएल इंपॉर्टेंट वाले में बताया, उधर भी कई बार बताए होंगे कंसर्न किसको बोलते हैं, जो समझ, अरे जो सपोर्ट से समझ वो वाले ना ऑफिशियल्स को, यार अब वेंटिलेशन अफसर को देने इसको फायदा, सर्वर को देने इसको फायदा, इंजीनियर को देने इसको फायदा है? अरे जेकरा जरूरत होगा, लेकिन लांगवाल में वहां पर पावर सपोर्ट को इंजीनियर भी देखता है, इंजीनियर को देंगे, वहां पे बोर्ड एंड पिलर में जो जरूरत होगा वो ओकरा देंगे। इसका मतलब ऑल सुपरवाइजरी कंसर्न ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग असिस्टेंट मैनेजर। यार सुपरवाइजरी लग गया तो सोचेंगे माइनिंग सरदार ओवरमैन हो गया। अरे भैया ऑफिशियल का काम ही बताया था कि ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ओनर एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर इन अ माइन और पार्ट देयरऑफ एंड इंक्लूड्स 9 पर्सन के नाम बताए थे, वेंटिलेशन अफसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर, इतना बताया था, 9 आदमी हो गया होगा, ठीक है। तो उनका तो काम है सुपरविजन का, जितने भी ऑफिशियल्स है, ठीक है। तो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग भी लिख दिया यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन कंसर्न बोला, ये कंसर्न संबंधित जिनका सपोर्ट से काम है उनको न केकरो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ऑल सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स कंसर्न लिखा है एंड इंक्लूडिंग असिस्टेंट मैनेजर, ठीक। और ये किस में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा और लोकल लैंग्वेज में रहेगा, ताकि इंग्लिश जो जानने वाला इंग्लिश जान लेगा, लोकल लैंग्वेज जानने वाला लोकल लैंग्वेज। वहां पे लिखा होगा रेगुलेशन में, द मैनेजर shall hand over copies of support plan to all
supervisory officials concerned, including assistant manager in English as well as in a local language understood by the majority of the persons employed in the mine, and also post the copies of support plan at conspicuous places in the mine. और देना तो देना है, साथ में माइन के कुछ कॉन्स्पिशियस प्लेसेस पे, ऐसे जगह पर जहां बार बार लोग आते जाते हैं देखते हैं, वहां पर भी इसको क्या करेंगे, लगा देंगे, बोर्ड पे लिख के रख देंगे ताकि सब लोग सपोर्ट प्लान से अवगत रहे। और ये जो कॉपी देंगे या ऐसे नहीं, इलस्ट्रेटेड विद स्केच रहेगा, स्केच भी बना रहेगा कि ऐसा ऐसा सपोर्ट लगाना है भैया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्लायंस ऑफ सपोर्ट प्लान। इस सपोर्ट प्लान जो आपने अप्रूव्ड कराया है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन से, मैनेजर ने माइनिंग ऑपरेशन चालू होने के 30 दिन पहले भेजा था रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, उनसे आपने अप्रूव्ड कराया। अब जिम्मेदारी किसकी है कि इस सपोर्ट प्लान को लागू कराए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्लायंस ऑफ सपोर्ट प्लान लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजर एंड कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स। और कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिशियल को बहुत बार बता दिया, ठीक है, ठीक है। किसका किसका? मैनेजर एंड कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये वाले हमको लगता है कि आप लोग को फायदा करेगा, और हम छोटा छोटा रूप में बताने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चा घचपचाए नहीं। वो काम का चीज हंस देखा है क्या करता है, दूध और पानी मिलाता है, दूध पी लेता, पानी छोड़ देता है। तो दूध दे रहा हूं बेटा, पानी छोड़ दे रहा हूं, ठीक है।